अच्छा, कॉलरीमेट्री, कॉलरीमेट्री मतलब कॉलरी क्यों बोलता हूँ मैं, इस कलरीमेट्री, कलरीमेट्री जो होती है या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये जो होती है दीज आर अलाउइंग यू टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। अब कलरीमेट्री क्या होती है कि आपका रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ये देख सकते हो कि वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है जी। हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि इंफ्रारेड बॉन्ड्स, इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन जो होती हैं दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इसी तरह जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स मेक होते हैं, एंड सो जो उसकी एब्जॉर्बेंस होती है एक रिएक्शन की, वो डिफर कर रही होती है, इट चेंजेस ड्यूरिंग दैट थिंग, ठीक है। सो मेनली जैसे नाम समझ आ रहा है, कलरीमेट्री इट्स गॉट समथिंग टू डू विद कलर, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इट इज आल्सो गॉट समथिंग टू डू विद लाइट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसमें ज्यादातर लीनियर लॉ का सवाल आता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, शायद एक दो चीजें हमें इसमें नहीं सीखनी पड़े, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वंस अगेन नथिंग टू मच टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। द transition metal complex ions are colored. The formula of a complex ion can be determined using colorimetry, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, वो कलर उसके देखेंगे और उसके थ्रू इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन ही देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं हर दफा रेट ऑफ रिएक्शन हो, कलर जस्ट बाय सीइंग व्हाट कलर इज एब्जॉर्बिंग एंड देन यू कैन आल्सो डिड्यूस कि क्या है क्या नहीं इस चीज में। अच्छा, इन कलरीमेट्री लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ इज पास थ्रू अ कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्यूशन, द अब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, the more concentrated the complex solution, the more intense its color and so higher the absorbance, ठीक है। A student carried out an experiment to determine the formula of the complex ion formed between aqueous iron ions Fe3 plus aqueous and aqueous 2 hydroxybenzoate ions which have the structure shown. ये hydroxybenzoate का structure है, ठीक है। In the first step of the experiment, the student prepared 100 cm cube of 0.05 mole per dm cube aqueous iron 3 nitrate. Determine the mass in grams of solid hydrated iron 3 nitrate needed to prepare 100 cm cube of this and फलाना ढिम का, ये भी हम कर चुके हैं बहुत दफा, ठीक है। तो n equals to, sorry, yeah, you want to be finding out the moles, that is going to be found out using concentration volume. concentration क्या है 0.05, वॉल्यूम क्या है हमारे पास 100 into 10 की पावर -3। मोस्ट प्रोबेबली आपको 5 मार्क्स में पक्का बोल रहा हूँ, P5 में ये सोल्यूशन कैसे बनता है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ के चले गए। हर दफा आपने देख लिया होगा, हर पेपर में सवाल आया है, चाहे उस चीज का सवाल हो भी ना, तो वो सोल्यूशन बनाने को दे ही देते हैं, और उस पर हर साल कंसिस्टेंटली आता है। क्वेश्चन 1 में आएगा तो क्वेश्चन 2 में आ जाएगा। सो प्लीज 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 मेक श्योर कि ये आपको बात समझ में आए एंड यू हैव रेक्टिफाइड दिस आंसर प्रॉपर्ली। 5 into 10 की पावर -3 आ रहा है। अब तो मेरा ये सवाल करवाने का दिल भी नहीं चाहता, मैंने इतने सारे सवाल करा दिए। एंड देन यू वांट टू फाइंड आउट द मास, दैट इज मोल्स इनटू mr। मोल्स क्या है 5 into 10 की पावर -3 है। फिर हमें फेरम नाइट्रेट, तौबा इतना बड़ा इसका mr होगा। फेरम क्या है, फेरम है 55.8 प्लस नाइट्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 3 है यानी 3 into 14 प्लस 3 3 9 प्लस 9 18 ऑक्सीजन है। So 18 oxygens means 18 into 16 and 9 2 18 hydrogens है, so 18 hydrogens. What is the mass working out to be? 2.019. Thank you, Misbah, and we'll quote this to 2.02. Reason 3 significant this. This is infinite second. Volume के हिसाब से कभी नहीं round off करना. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला. Describe how after weighing the mass determined in 1, the student should prepare 100 cm cube of 0.05 mole per dm cube aqueous iron 3 nitrate. In your answer, you must give the name and capacity in centimeter cube of any apparatus used. ठीक है, वही ट्रांसफर दिस इनटू बीकर, उसको जो है वो पानी में डाल दें, पानी से डिसॉल्व कर लें, पानी कौन सा डिस्टिल्ड वाटर होगा, फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालें, उसकी वॉशिंग्स ट्रांसफर करें, स्टिरर की वॉशिंग्स ट्रांसफर करें, 250 cm क्यूब तक जाते जाते जो है वो, सॉरी 100 cm, इस दफा 100 cm क्यूब का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू मेक 100 cm क्यूब सॉल्यूशन। सो 100 cm क्यूब के मार्क तक जाते जाते आप क्या कर लो, आप जस्ट ये मेक श्योर कर लो आप ड्रॉपर से डालो, और यही सवाल हमने देख लिया काफी दफा, ये दो पार्ट्स आते हैं, या फिर C1 V1 इक्वल टू C2 V2 आ जाएगा, या तो ये आएगा। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस वेरी वेरी प्रॉपर्ली। फिर क्या है, the student prepared solutions containing various combinations of 0.05 mole per dm cube Fe3 plus aqueous and 0.05 mole per dm cube aqueous 2 hydroxybenzoate as shown in the table. The student placed a small sample of each solution into a colorimeter and measured the absorbance. The student made a mistake in test number 9 and did not measure the results. ठीक है, तो इसने 9 में कोई गलती कर दी, 9 को इसको हटाना पड़ा, स्क्रैप ऑफ करना पड़ा।
Plot a graph on the grid to show how the relationship between absorbance and the volumes of Fe3 plus and aqueous 2 hydroxybenzoate use across to represent each at a point. Draw two lines of Best. अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे? वॉल्यूम ऑफ Fe3 plus aqueous और वॉल्यूम ऑफ aqueous 2 hydroxybenzoate. ठीक है, हमें ये प्लॉट करना है और हमें बाकी सारे पॉइंट्स चाहिए. सो 0 और 10, you'll see that these are coinciding. तो कंफ्यूजन 0 और 10 coincide कर रहे हैं, यानी मतलब इधर तुमने कहाँ टाइम पॉइंट डाला था, इधर तुमने 0 पे पॉइंट डाला था, तो यू पुट 0 पे पॉइंट. ठीक है, फिर इसी तरह 1 और 9 पे तुमने 23 पे डालना है. सो 1 और 9 पे तुमने उठा के 23 पे डाल दिया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ यू विल बी डूइंग. ठीक है, कलरीमीटर क्या होता है? कलरीमीटर, अब्दुल्ला, इट इज अ डिवाइस दैट with which you can measure what color and a sample, a chemical sample is absorbing the most. उस लिहाज से फिर हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं उसको. ठीक है, वो हम देख रहे हैं, हम उसी का सवाल देख रहे हैं. तो ये बेसिकली तुम्हें ये बता रहा है, ये जो एब्जॉर्बेंस वाली वैल्यू है, ये तुम्हें ये बता रही है कितनी ये कलर कितना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, और इस एंड सो फॉर्थ हम जो है वो आपके पास नहीं ग्राफ बहुत आसान है. ऐसा ही ग्राफ आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. इसमें देखो कितना आसान है, 2 8 46. ग्राफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 46 आराम से निकाल सकते हो. 2 8 भी नीचे मार्क्ड है. जब बीच बीच में आती है ना वैल्यूज, दोज आर द थिंग्स दैट वरी अस द मोस्ट. ये तो बहुत आसान है, तो सारा यूनिट्स में है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ग्राफ्स टू प्लॉट बिकॉज़ एवरीथिंग इज इन यूनिट्स. और फिर आपको 2 लाइंस ऑफ बेस्ट फिट बनानी थी, आपने एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट यू बना ली, क्योंकि एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है आपके पास वहां तक. ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट आपने देखा 70 तक आ रहा है. 70 यहाँ पे इन द दैट थिंग, और आपका ग्राफ में जो है वो ये आएगा, एंड उसके बाद सारे डिक्रीज करें तो आपने एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना ली. सही है, इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मोस्ट प्रॉब्लम इसका ग्राफ अगर हम प्रॉपर्ली बनाते तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, लाइक दिस. ठीक है, लेकिन इसने 2 लाइंस ऑफ बेस्ट फिट बोला हुआ है, तो यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ कर्व, यू आर गोइंग टू ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइंस ऑफ बेस्ट फिट. ठीक है, कोई कर्व एक ही बनता है. लाइंस ऑफ बेस्ट फिट अगर 2 बोली है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइंस ऑफ बेस्ट फिट थी. मूविंग फॉरवर्ड्स, use the graph to determine the volumes of Fe3 plus and aqueous 2 hydroxybenzoate which would give maximum absorbance. ये मैंने मार्क किया हुआ है, 77.5 पे आपकी maximum absorbance आ रही है, which is corresponding to a value of 3.4 for this, and I have no idea, 6.8 if I'm not wrong, 6.2, 6.4, 6.8, 3.4 and 6.8, 3.4 ऐसा ही है ना, और 6.8, राइट. 3.4 एंड 6.8 cm क्यूब के आपको वॉल्यूम्स चाहिए हैं. ठीक है, इतना भी हमने, अच्छा 6.8 है, 6.6 है, वेट, 6.2, 6.4, 6.6 है, 6.6 है, नॉट 6.8, माय बैड, 6.6. अच्छा, moving onwards, the point of maximum absorbance shows where all of the ions are combined in the complex. The point of the maximum absorbance shows where all of the ions are combined in the complex. Use the volumes in 2 to determine the number of moles of 2 hydroxybenzoate ions that form a complex with 1 mole of Fe3 plus ions. So can you use the volumes and tell me kitne moles of 2 hydroxybenzoate ions are connected with Fe3 plus aqueous के ions? क्या आप मुझे बता सकते हो? अच्छा, I'm going back to this page over here. यहाँ पे ये line may be important. The student prepared solutions containing various combinations of 0.05 mole per dm cube Fe3 plus aqueous and 0.05 mole per dm cube aqueous 2 hydroxybenzoate as shown in the table. दोनों की concentrations बराबर है. This is an important thing. Both of them had concentrations that were equal, और आपको ये volumes मिले हैं. तो can you tell me एक Fe3 plus के साथ कितने hydroxybenzoate connected हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं सोचना इस पे. It's going to be as easy as it looks. 2, right? 6.6 को 3.4 से डिवाइड करो, तकरीबन 2 आ रहा है. The reason for that is क्योंकि आपको पता है कि दोनों की concentration same है, right? So if concentration same, well, उस बात का मतलब क्या होता है? Concentration equals to mole upon volume. That means that moles becomes directly proportional to volume. Right? So basically the moles that were involved of both of them is directly proportional to the volume. तो यानी इस बात का मतलब ये निकला कि ये जो वॉल्यूम्स अभी इन्होंने लिए हुए हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मोल्स के. राइट, सो इफ आई से कि Fe3 प्लस का मैं जो हूं वो ये कर लूं कि लेट्स से 3.4 मुझे पता है अभी 6.6 के साथ है, मुझे निकालना है एक किसके साथ होगा. या फिर सिंपली ये देख लो कि भाई मुझे बस ये करना है, आई जस्ट नीड टू डू 6.6 को डिवाइड बाय 3.4 करना है. मेरे पास एक Fe का आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कितने इसके साथ अभी बॉन्डेड है. तकरीबन ये आंसर 2 आता है. दैट मींस 2 because the concentration is same. That means the moles is directly proportional to volume.
यानी जैसे वॉल्यूम्स है वैसे ही मोल्स होंगे। अगर इसको 1 बना दोगे तो वो 2 हो जाएगा तकरीबन, तो इसीलिए आई एम सेइंग 2। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? छुट्टी, छुट्टी, काश छुट्टी। 2-3 सवाल कर लेते हैं, इसके फिर छुट्टी दे दूंगा मैं। Fe3+ aqueous ions all exist, नहीं, Fe3+ aqueous ions exist in aqueous solution as complex ions with the formula FeH2O6 3+ aqueous. 2 hydroxybenzoate ions are bidentate ligands. How about a titration question next? We have already done titration questions, Daniel. I'm not going to do a titration question. मैं spectrophotometry और मैं जो हूँ वो बस colorimetry करवा रहा हूँ, फिर हमारा कोर्स खत्म है। We're not going to do P5 anymore. बस ये है आज की कहानी, खत्म इसका P5। और जितने 2018 टू 2023 आए हुए टाइट्रेशन के क्वेश्चंस मुश्किल मुश्किल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वो मैंने सारे करवाए इस पीडीएफ में। मैंने बाकी सबके सारे नहीं करवाए, लेकिन टाइट्रेशन के सारे करवाए थे। अच्छा, use this information and your answer to 3 to suggest the formula of the complex ion formed between Fe3+ aqueous ions and 2 hydroxybenzoate ions. तो क्या आप मुझे बता सकते हो formula for the complex? Can you give me the formula for the complex? This exists as bidentate ligands. ठीक है जी। और हमें ये पता है कि 2 हाइड्रोक्सी आयन से कनेक्टेड होते हैं। सो बहुत आसान सवाल है। They're asking you to write the complex formula. ठीक है। अच्छा, then coming to this point, अब देखो इधर लिखा हुआ क्या है, Fe3+ aqueous ions exist in aqueous solutions as complex ions with the formula FeH2O6 3+. They're saying that the ferrum is going to form an octahedral complex. ठीक है जी। इसके अंदर 6 बॉन्ड दिखाने हैं इधर, ये aqueous में ऐसे एग्जिस्ट करता है। and 2 hydroxybenzoate ligands are bidentate ligands. और यहाँ पे हमने निकाला कि भाई ये तो 2 करेक्ट करेंगे एट एनी टाइम, तो इसका मतलब है कि 6 जगहों में से 4 जगहों पे तो बाइडेंटेट लिगेंड ज्वाइन होगा, बाकी 2 जगह पे पानी अपना एज इट इज रहेगा। सो वी आर गोइंग टू से, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है। H2O 2 जगह रहेगा और 4 जगहों से H2O निकल के वहां पे 2 बाइडेंटेट लग जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी Fe, एक सेकेंड, Fe हो गया, फिर H2O2 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास ये हो गया C6H4 OH, देन CO2 माइनस, सॉरी CO2 बस माइनस नहीं डाल रहे, और ये भी 2 है, ठीक है। यू ऑल्सो हैव दिस एज 2। अब्दुल्ला, आई शैल रिपीट द प्रीवियस पार्ट। एक सेकेंड रुक जाओ, ये हो गया। अब हमने मेंटेन्स ऑक्टाहेड्रल शेप ना, इट विल मेंटेन ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है, क्योंकि लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, अब ये FeH2O2 हो गया और C6H4OH CO2 2 हो गया। अब हमें इसके ऊपर चार्ज बताना है, तो Fe क्या होता है, Fe होता है 3+, और ये क्या है, ये दिया हुआ माइनस, ये -2 हो गया, वो 3+ हो गया, सो द ओवरऑल चार्ज इज माइनस, ठीक है। डोंट फॉरगेट द माइनस चार्ज, वो भी नहीं भूलना। सॉरी माइनस नहीं आएगा, माय बैड, प्लस आएगा ना, बिकॉज 3+ है और -2 है, सो दैट शैल बी +1। डोंट फॉरगेट दिस चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जब भी लिख रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू राइट द चार्ज विद दैट एज वेल, ठीक है। अब्दुल्ला, लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या था अब्दुल्ला, उन्होंने तुमसे वॉल्यूम निकलवा लिया ना, वो तुमसे फिर पूछते हैं अब्दुल्ला कि एक Fe के साथ कितने हाइड्रोक्सी बेंजोएट कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज़ आई हैव गॉन दिस कपल ऑफ टाइम्स ऑलरेडी। नहीं अल्मा, -1 नहीं आएगा, Fe3+ है, CO2 माइनस है, यानी अगर ये 2 है तो -2 और Fe3+ +3 +3 -2 +1 आएगा आंसर, ठीक है अल्मा, नॉट -1। अच्छा, अब्दुल्ला, व्हाट्स हैपनिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर थी। इफ दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हैं अब्दुल्ला, इस बात का मतलब ये निकलेगा कि जितना वॉल्यूम जिसका है उतने उसके मोल्स इन्वॉल्व है उस रिएक्शन में उस वक्त, ठीक है। सो हमें क्या पता चल रहा है, इफ द कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्वल दैट मींस दैट द मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट अज्यूम कर लो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स आ जाएगा। अब 6.6 और 3.4 है, यू कैन सी दिस इज अ 1:2, अप्रोक्सीमेटली 1:2 का रेशियो है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया, ठीक है, Fe3+ 1 है और हाइड्रोक्सी बेंजोएट 2 कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है अब्दुल्ला। सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर तुमने इनका रेशियो ले लेना है, 1:2 का रेशियो आ रहा है, सो यू विल से द फॉर्मूला इज मोस्ट प्रोबब्ली हाइड्रोक्सी बेंजोएट 2 इन्वॉल्व होता है इसमें। ओके, नेम द apparatus that should be used to measure the volumes of the solutions given in the table correctly. तो वॉल्यूम्स ऑफ द सॉल्यूशंस, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस कैसे मेजर होंगे करेक्टली? व्हाट apparatus should we use? Not a pipette, pipette cannot measure varying volumes, ब्यूरेट होगा इस केस में, ठीक है जी, इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूरेट। हमें इसमें ख्वारी करनी
पड़ेगी। मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है एज सच, बिकॉज यू वांट वेरी वेरी एक्यूरेट यू विल हैव टू यूज अ ब्यूरेट। अच्छी, फिर क्या है, in test 9 instead of mixing 8 centimeter cube of Fe3 plus and 2 centimeter cube of aqueous 2 hydroxybenzoate, the student mixed 16 centimeter cube of Fe3 plus and 4 centimeter cube of aqueous 2 hydroxybenzoate। ठीक है, यानी बीच एक्सपेरिमेंट इसका दिमाग घूम गया, इसने डबल कर दिया जो इसने कभी लिए ही नहीं थे। use your graph in B1 to suggest the absorbance that would have been measured if a sample of the solution had been analyzed in the colorimeter। यानी 8 और 2 पे हमने देखना है, we need to look at 8 and 2। तो अगर मैं 8 and 2 पे देखता हूं, एक सेकेंड, क्या 8 और 2 पे देखना है, 8 and 2, ओके, देयर इज 8 इज ओवर हियर, 8 and 2, वॉल्यूम ऑफ X2 हाइड्रोक्सीबेंजोएट 2 और वॉल्यूम ऑफ F3 प्लस 8। यहां पे मैंने लाइन बनाई, मैंने यहां से एब्जॉर्बेंस देख ली, दैट एब्जॉर्बेंस कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 23%। तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, आई विल राइट 23%। ठीक है, सिंपल इजी पीजी सवाल था ये तो। In a colorimetry experiment, the absorbance of the solution follows the relationship shown. A is the absorbance, no units. C is the concentration mole per dm cube. L is the path length of the light traveling through the solution in centimeters. E is the molar absorption coefficient, a constant. Determine the unit of whatever this E is. 16 4 का नहीं देखना था, 16 and 4 का नहीं देखना हमें। 16 and 4 नहीं, you don't have to look at 16 and 4 because देखो 16 and 4 तो है ही नहीं ना आपके पास, you don't have any that are exceeding 10, तो 16 and 4 तो 16 तो है ही नहीं ना, you can't look at 16। सही है, सबने इसकी गलती इरेडिकेट करनी थी कि वो उसने जो गलती करी वो क्या गलती करी। अच्छा, अब आपको यूनिट्स निकालने को बोल दी जाए तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ए के यूनिट्स नहीं है तो इसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, नो यूनिट्स फॉर ए। ई के हमको बोले में ई के यूनिट्स निकाल दो, सी के क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब होते हैं, और एल क्या बोली हुई, पाथ लेंथ बोली हुई, व्हिच इज इन सेंटीमीटर्स, सो सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वर्क आउट द ई के मोल्स, दैट इज गोइंग टू बी 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब एंड देन पर सेंटीमीटर। अब हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स राइट देम एज इज। इसको हम लिख लेते हैं अब मोल -1 डीएम क्यूब और सेंटीमीटर -1, सो डीएम क्यूब मोल -1 and then centimeter -1। इजी पीजी, कुछ इसमें मुश्किल। When light passes through the solutions of the chemical compound, some of the light may be absorbed. The quantity of the light absorbed is called the absorbance and it is measured by using a spectrophotometer। ये वही है, ये colorimetry करने के लिए ही होता है। A simplified diagram of the spectrophotometer a simplified diagram of spectrophotometer is shown। A glass cuvette is a rectangular vessel। ठीक है, glass cuvette में रखा हुआ है इसको, एक rectangular vessel है बस। A chemist placed distilled water in the glass cuvette। This was then put into the spectrophotometer and a reading was taken। Explain why was this reading taken। इसने पहले अपना सैंपल डालने से पहले इसने सिर्फ पानी डाल के और फिर इसने रीडिंग लिया। Why is he doing just with water? Why is he just taking a reading with water? मतलब करना तो कोई ना कोई इसने केमिकल कंपाउंड है ना टेस्ट, सो व्हाई इज ही जस्ट डूइंग विद वाटर। कंट्रोल, कंट्रोल और कंट्रोल नहीं है एग्जैक्टली, इट्स समथिंग एल्स, इट्स टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिब्रेशन? अच्छा बताता हूं मैं क्वेश्चन, देखो इकरा, व्हाट हैपेंड, डू यू गाइस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिब्रेशन? मैं फिर सब कुछ एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सो बेसिकली व्हाट इज यस, अच्छा सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बच्चे ने अपना केमिकल कंपाउंड नहीं डाला, करना तो इकरा इसने किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड का है ना टेस्ट, ही हैज टू टेस्ट सम केमिकल कंपाउंड यूजिंग अ कलरीमेट्री एक्सपेरिमेंट। प्रॉब्लम इज वो पहले अपना ऑर्गेनिक जो भी अपना केमिकल है वो नहीं डाल रहा, वो पहले पानी डाल रहा है, ही इज पुटिंग इन वाटर। ठीक है, सो दे आर आस्किंग यू व्हाई इज ही एडिंग वाटर इन दिस, कि मतलब वाटर क्यों डाल रहा है, मतलब कोई मसला तो नहीं है इसको। तो यूल से कोई मसला नहीं है, पानी डाल रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कर सके। ठीक है, कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है? कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंसर बनाया, ठीक है, लेट्स से मैंने एक थर्मिस्टर बनाया है, ठीक है,
और थर्मिस्टर जो है वो 0 to 100 ohms दिखाता है, और 0 बीइंग लेट से 5 डिग्री सेल्सियस एंड 100 बीइंग 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये रीडिंग तो मुझे फॉर एग्जांपल ohms में देगा। दिस विल जब कैसे कर लेते हैं, 0 वोल्ट टू लेट्स मेक इट 0 वोल्ट टू लेट्स से 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये मुझे वोल्टेज भी दे रहा है रीडिंग। अब 0 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू, मुझे पता है, मैंने थर्मोमीटर भी साथ में रखा हुआ है, तो मुझे पता है 0 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू 5 डिग्री सेल्सियस, 5 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो भी हम सेंसर बनाते हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो रीडिंग तो देता है, उसकी रीडिंग वेरी कर रही है विद द थिंग, लेकिन वो जरूरी नहीं है वो ऐसे फॉर्म में आ रही है जो हर किसी को समझ में आ जाए। अब जिसने बनाया, मुझे समझ में आ रही है 0 वोल्ट 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 वोल्ट 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हम इसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि 0 वोल्ट पे भाई 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो लेट से 1 वोल्ट पे कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट पे 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 से बढ़ जाएगा, यानी 9 डिग्री सेल्सियस जाएगी। 2 वोल्ट्स पे आपके पास 13 डिग्री सेल्सियस है। 3 वोल्ट्स पे आपके पास 17 डिग्री सेल्सियस है। और कुछ गलत हुआ है इधर, बहरहाल जो भी है। सो बेसिकली वेंट ऑन एंड डन अ कैलिब्रेशन। ठीक है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस 5, 0 वोल्ट्स 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, 5 वोल्ट्स 20 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग अ कैलिब्रेशन इज बेसिकली कि आप जो अपनी वोल्टेज की वैल्यूज आ रही है ना इधर, यू आर प्लॉटिंग देम अगेंस्ट द टेम्परेचर। मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई 0 वोल्ट पे 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, और जो है वो 5 वोल्ट पे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। एंड देन व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि अब कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा तो वो बस इस ग्राफ में देखेगा वैल्यू, फॉर एग्जांपल उसके पास वैल्यू आ रही है 2.333333 वोल्ट्स, तो वो बस आपके ग्राफ में देख लेगा, ठीक है मेरी जो वोल्टेज आनी चाहिए थी लेट्स से 10 वोल्ट आनी चाहिए थी। सो ही विल बी हैव लाइक ठीक है मेरा हो गया काम। इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। कोई भी सेंसर या कोई भी ऐसी चीज होती है वो आपको आपके मुताबिक रीडिंग देती है, वो अपने मुताबिक रीडिंग देती है। सो द मीनिंग ऑफ कैलिब्रेशन इज टू ब्रिंग द क्या कहते हैं मेजरमेंट्स इन अ मीनिंगफुल मैनर, ताकि हमें समझ में आए। क्योंकि कलरीमेट्री जो कलरीमीटर है, ये भी आपको जो एब्जॉर्बेंस दे रहा है, इट विल बी गिविंग यू इट इन डिफरेंट रिगार्ड्स। तो आप उसको कन्वर्ट करो, आप देख लो कि ये एब्जॉर्बेंस किस वैल्यू पे मैचअप कर रही है, ये वाली एब्जॉर्बेंस किस वैल्यू पे मैचअप कर रही है, ये कहां पे चेंज सो फॉर्थ। सो इज यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि उसको पता होगी डिस्टिल्ड वाटर की फॉर एग्जांपल इसकी एब्जॉर्बेंस आती है लेट्स से द एब्जॉर्बेंस कम्स आउट टू बी 12%। ऐसी थियोरेटिकली ऐसी कर रहा हूँ, ऐसी बोल रहा हूँ, मे बी डिस्टिल्ड वाटर की एब्जॉर्बेंस आती है 12%। तो जब ये कलरीमेट्री को इस तरह से कैलिब्रेट करेगा तो यहाँ पे डिटेक्टर में फीड कर देगा कि भाई अभी तुम्हारे पास वैल्यू 12% आनी चाहिए थी, उसके हिसाब से अपने आप को कैलिब्रेट कर लो। तो ये अपने आप को कैलिब्रेट कर लेगा। अब जो भी वैल्यू लोगे तो वो प्रॉपर आपके पास आएगी। ठीक है, तो मतलब वो एब्जॉर्बेंस मैच्ड अप नहीं होगी, इट विल कम आउट परफेक्ट। मतलब जैसी एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए थी वही आपको वहां पर मिल जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन? इस केस में इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। सो इज यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, ही नोज द वैल्यू फॉर द एब्जॉर्बेंस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, वेल डॉक्यूमेंटेड है, उसने वो फीड कर दी, उसने कहा भाई मुझे इस तरीके से वैल्यूज दे देना। कैलिब्रेशन इज डिवाइडिंग द वैल्यू इनटू अप्रोप्रिएट डिवीजन। मतलब कैलिब्रेशन इज एक्चुअली टेलिंग यू कि कौन सी वैल्यू ऑफ द दिस थिंग करेस्पॉन्ड्स टू व्हाट वैल्यू। ठीक है, जैसे अभी वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो डिस्टिल्ड वाटर की जो वैल्यू है वो फीड कर रहा है, मैनुअली फीड कर रहा है इस डिटेक्टर में कि भाई ये वैल्यू है, ये वैल्यू अभी तुम्हारे पास आनी चाहिए थी। तो वो जो ये जो फोटोमीटर है ना, ये अपने आप को कैलिब्रेट कर लेगा। ठीक है, वो उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा कि भाई अभी मेरे पास ये वाली वैल्यू चाहिए, यानी मेरी अपनी लाइन जो है वो इस तरीके से बनानी है। एंड सो इट विल मेक अ फुल लाइन ग्राफ कि अब उसके पास जो जो वैल्यूज आएंगी वो उस हिसाब से, जैसे अब कोई भी वैल्यू आएगी वो उस हिसाब से लाइन में से कन्वर्ट करके आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू दे देगा कि भाई ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी जो आप लुक फॉरवर्ड टू कर रहे थे। सो इट्स जस्ट मैपिंग द वैल्यूज। ठीक है, जैसे हमने इधर 0 वोल्ट को 5 डिग्री सेल्सियस मैप किया है, 5 वोल्ट को 20। सो इट्स मैपिंग, मैपिंग कर रहे हैं हम वैल्यूज की, इस वैल्यू को इसमें बना रहे हैं, इस वैल्यू को इसमें बना रहे हैं, इस वैल्यू को इसमें बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट थिंग इज के the light passes through opposite sides of the cuvette. These two sides must be wiped with a cloth to ensure they are clean and dry. So explain why this procedure makes the readings more accurate. So why must the sides be wiped with a cloth to ensure they are clean and dry? अगर हम कलरीमेट्री कर रहे हैं तो इनको क्लीन एंड ड्राई करने की क्या जरूरत है? Why can't it just be done ऐसी? ठीक है, हाथ मल मल के इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकते हम एक्सपेरिमेंट? So that light does not deviate, so that light pass straight through and does not scatter. Why would light scatter in the first region? What's the reason for the scattering?
या तो हो सकता है किसी के फिंगरप्रिंट्स रह गए होंगे, या तो हो सकता है कि डर्ट पार्टिकल्स रह गए होंगे. सो यू जस्ट डोंट वांट दैट द लाइट डज नॉट स्कैटर. योर आंसर इज करेक्ट. इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो. सो दैट light does not scatter and readings are not wrong due to fingerprints and dirt. क्योंकि लाइट है, लाइट तो किसी चीज में गुजरेगी तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी, आपने अपने ऑर्गेनिक सैंपल में से गुजारनी. डोंट वांट टू बी डूइंग थ्रू फिंगरप्रिंट्स और डर्ट. ठीक है, वो सारा खराब कर देगा अपना मामला. सो दैट लाइट डज नॉट स्कैटर एंड रीडिंग्स आर नॉट wrong due to fingerprints or dirt on the cuvette. फिर क्या है हमारे पास? मैंगनीज इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ. A spectrophotometer can be used to analyze the manganese content of steel. This is done by comparing the absorbance of a solution of MnO4 minus prepared from a sample of steel with the absorbance of solutions of known concentrations of MnO4 minus. 1 dm cube of a standard solution of 0.03 mole per dm cube MnO4 was prepared by a chemist using solid potassium manganate measured using 2 decimal place balance. Calculate the mass of KMnO4 required to prepare the solution. N equals to C into V, then N equals to, sorry, देरी कर लेते हैं, 0.03 into वॉल्यूम क्या दिया हुआ हमको? 1 dm क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, मैं जो हूं 1 ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट मींस 0.03 मोल्स. ठीक है, एंड दैट मींस द मास इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी मोल्स इनटू mr. एंड मोल्स क्या आ रहे हैं आपके पास? मोल्स आ रहे हैं 0.03. mr क्या है इसका? KMnO4 है. 39.1 plus 54.9 plus 16, sorry, 4 into 16. Pretty standard question. I am bored with these questions. We are getting a mass of takriban 4.74 grams. So let's write this over here. 4.74 grams. फिर आगे चलते हैं. Describe how the chemist should be blah blah blah. Question पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमको पता है question में क्या पूछा हुआ इसने. We're going to say डिसॉल्व करो, पानी डालो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भरो, फलाना ढिमका, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. और अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितना का होगा? द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मस्ट बी ऑफ 1 dm क्यूब. ने बोला है देयर इज अ 1 dm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अवेलेबल. तो अगर आपने 1 dm क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको 1 dm क्यूब का ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए. जो हम कर चुके हैं सवाल इतनी दफा, वही बार बार आपको ये सवाल पूछा जाता है. द केमिस्ट डाइल्यूटेड हिज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू 3.0 into 10 power minus 4 for use in the experiments. Explain why the chemist did not prepare a solution of this concentration directly by dissolving the required mass of KMnO4 in 1 dm cube of water. तो इसने सीधा सीधा ये solution mass के थ्रू नहीं बनाया. Why is that? क्यों इसने dilute क्यों किया? Very first class या second class थी मेरे ख्याल से for A2 Chem P5. So that there is less percentage error. और दूसरा reason क्या था? What is the other reason? एक तो लेस परसेंटेज एरर हो गया, और दूसरा याद है किसी को? अगर आप इतना छोटा कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो मसला क्या आएगा? एक तो मास भी बहुत ज्यादा छोटा आएगा, तो हो सकता है वो मास मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाए. दूसरा क्या है कि इसमें परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा आएगा, जैसे अलमा ने हमको बताया. सो वी डिस्कस दिस ऑलरेडी. यहाँ पे मैंने आपको पहली दफा शायद दिखा रहा हूँ उसका सवाल यहाँ पे, कि वो जो हमने शुरू में डिस्कस किया वो यहाँ पे आ चुका है. ठीक है. सो स्मॉल मास वुड हैव टू बी यूज्ड व्हिच वुड हैव अ हाई परसेंटेज एरर and be really difficult to measure. These are both the reasons that go hand in hand. That's why we don't use masses to prepare very low concentration solutions. उनको dilution के through ही हम बनाते हैं. Moving onwards, the chemist needed to determine which wavelength of light was most absorbed by a solution of MnO4 minus. The clean dry cuvette was filled with this much, and different wavelengths of light were passed to solution. A graph of results was obtained. तो wavelengths के हिसाब से हमें ग्राफ मिल गया. Use the graph to estimate the wavelength that is most absorbed by the MnO4 minus solution. तो देख लेते हैं most absorbed कौन सी हो रही है. Most absorbed, if I am not wrong, is this one over here, है ना? ये आ रही है. Yeah, that's about 520. What's that? 529.5. 529.5 आ रही है. अब हम इसको राउंड ऑफ कितना करें? एक सेकंड ये भी देख लेते हैं. So I will have to round this up to 529.5 बस सही है. 529.5 मिलीमीटर, अच्छा नैनोमीटर. ठीक है. 529.5 is the estimation हमारी. 530 नहीं है ना, देखो पीक कहाँ पे आ रही है? पीक इधर आ रही है.
इधर नहीं है पीक, उससे एक बॉक्स आगे जाओगे तो 530 आएगा, 530 पे पीक नहीं है, इट्स एट 529.5, दिस वन। ठीक है, नहीं 529 नहीं अलमा, इट्स 525, 525.5, 526, 526.5, 527, 527.5, 528, 28.5, 29, 29.5, 30। ठीक है, ग्रेजुएशन 525 टू 530 की है, 10 इसमें बीच में है, यानी एक बॉक्स 0.5 का है। The spectrophotometer was then set to the wavelength that is most absorbed by the MnO4 minus solution. The chemist measured the absorbance of the solution of known concentration of NO4 minus. The results are shown in the table. तो concentration के हिसाब से उसने absorbance note कर ली है. Plot a graph on the grid on page 11 to show the relationship between the absorbance and the concentration of MnO4 minus aqueous. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. ठीक है, magic हुआ already. अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस, एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस ग्राफ से आपको क्या रिलेशनशिप मालूम हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ और एब्जॉर्बेंस का? आई थिंक वी कैन सी दैट दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसे पता चल रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ऐसी होती फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो आप बोलते लीनियर रिलेशनशिप, आप डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बोलते। It must be a straight line passing through the relationship, passing through the origin for a direct proportion. Agar if it's having a y-intercept, then it's a linear relationship. ठीक है, with whatever gradient क्या और intercept क्या उसका। सिर्फ जब 0 0 से पास होती है तब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आता है, वरना आप उसको लीनियर रिलेशनशिप बोलोगे। ठीक है, सो वी शैल से दैट द absorbance is directly proportional to the concentration. ठीक है, can you explain why? हाँ, you can see that, लेकिन इकरा टेबल से you can't see if it's passing from 0 0। ठीक है, दूसरी बात ये है कि टेबल से, सिर्फ टेबल से देख के यूसरा तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ जो है वो यूं बढ़ रहा है कि यूं बढ़ रहा है? You won't know, so you have to see this on the मतलब टेबल के साथ ग्राफ को भी देखना है लाजिमन। ग्राफ में पता चल रहा है लीनियर रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज आल्सो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अलग ग्राफ्स होते हैं। सो ग्राफ को देख के स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट इज अलाउइंग यू टू टेल दिस। अच्छा, फिर आपसे बोल रहे हैं एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू पार्टिकल्स। तो भाई एब्जॉर्बेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही कंसंट्रेशन के, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप? more concentration more light absorption, right? So more concentration means more particles means more absorption। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रिटी इजी, प्रिटी स्टैंडर्ड स्टफ है यहाँ तक। Do you consider results to be reliable? Explain your answer. Do we consider them to be reliable? Yeah, there are all the points are approximately on the line. एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, बाकी सब लाइन पे ही है। So we will say yes, as all points are either very close to line or on the line। पूरा पेज दिखा दें एक बार, कभी हो सकता, कभी नो हो सकता है। हाँ हो सकता है मिसबा, बिल्कुल हो सकता है। कभी तुम्हारी वैल्यू सही तरह से नहीं हो रही है तो तुम लिख दोगी नया आई डोंट, मुझे नहीं लग रहा, गलत है ये सब कुछ, आई डोंट फील लाइक इट्स रिलायबल। नो हो सकता है मिसबा, ऐसा नहीं है। और चला मिसबा दवा, यस बिकॉज़ रिजल्ट नहीं नहीं मिसबा याद नहीं कर रहा, देख के बता रहा है। ओके, फिर क्या है, आपने ग्राफ बना लिया। फिर क्या है, द केमिस्ट यूज्ड MnO4 माइनस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन दिस मच टू प्रिपेयर द सॉल्यूशंस ऑन पेज 10। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन and volume of distilled water to prepare 25 cm cube of 2.70 into 10 power minus 4 mole per dm cube MnO4 minus aqueous। Give your answer reference। कह रहे हैं इस सॉल्यूशन से, इस कंसंट्रेशन से हमने ये वॉल्यूम और ये कंसंट्रेशन बनानी है। हाउ डू वी डू दिस? अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, C1V1 equal to C2V2, डाइल्यूशन कर रहे होंगे मेरे, तो C1V1 shall equal to C2V2। C1 क्या था, 3 into 10 की पावर माइनस 4 है। V1 हमको निकालना है कि भाई इसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है। C2 क्या है, C2 आपके पास है
2.70 इंटू 10 की पावर -4। V2 क्या है आपके पास 25 cm³ है। So what is V1 working out to be? I believe it should work out to be 22.5 cm³ if I'm not wrong. 2.70 4 into 25 divided by 3। मुझे लग रहा है सबने गिव अप कर दिया, सब कह रहे हैं सर जल्दी से खत्म करें, बस करें सर, पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं, है ना? बस हो गई है ना? 22.5, बस ये आखिरी पेपर कर लो, फिर आई एम गिविंग। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अगर आपने 25 cm³ बनाना है तो आपको 2.5 cm³ पानी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है जी? बहुत लटक गया है क्वेश्चन, नहीं लटका तो नहीं है कुछ भी, अभी तक इतना कुछ खास नहीं था इसमें। द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉल्यूशंस गिवन इन E1 could be measured using the same type of the apparatus. Name a suitable piece of apparatus which could be used to measure these volumes. तो E1 में जो वॉल्यूम्स हैं ये किस उसमें मेजर कर सकते हैं? वी कैन यूज अ ब्यूरेट, राइट? वी कैन यूज ए ब्यूरेट। पिपेट नहीं होगा इस केस में और मेजरिंग सिलेंडर भी नहीं होगा, ठीक है? सर वाटर की कैसे फाइंड की? बिकॉज मेरा बच्चा मरियम 25 cm³ का बनाना है ना वॉल्यूम, तो मेरे पता चल गया तुम्हें 22.5 लेना इसका, सो इसका मतलब क्या होगा? बाकी 2.5 तुम पानी डाल लोगे, तुम्हारा 25 cm³ का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है? Okay जी, the chemist dissolved a known mass of steel containing manganese in acid. The manganese was then oxidized to manganate 7 ions using a very strong oxidizing agent. The resulting solution was made up to 100 cm³ in a volumetric flask. A small sample of the solution of MnO4 minus prepared from the steel sample was placed into a clean, dry cuvette, and its absorbance using the spectrophotometer was measured. The absorbance of MnO4 minus aqueous solution was 0.630. Use the graph you've drawn in this to determine the concentration. 0.630 की एब्जॉर्बेंस पे देखना है, इतना लंबा सवाल और सवाल इतना सादा। 0.630, ये देखो 0.630 पे मैंने देखा हुआ है क्या आ रही है? 2.5 into 10 की पावर -4 आ रही है। सो आई एम गोइंग टू से ओके 2.50 into 10 की पावर -4। फिर क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द मास ऑफ मैंगनीज प्रेजेंट इन द स्टील सैंपल, शो योर वर्किंग। कॉन्सेंट्रेशन ये आ रही है, सो दैट मींस मोल्स कितने आ रहे होंगे? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इज 2.5 into 10 की पावर -4। वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम कितना है भाई? चुमाड़ वमाड़ खाएंगे मुझसे ये। मेरे ख्याल से 25 cm³ ही होगा। नहीं 100 cm³ तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लाया, देखो ना, फिर उसमें 100 cm³ का एक स्मॉल पोर्शन लिया है। अच्छा हाँ ठीक है, सही है सही है। हमें पूरे उसका निकालना है, हमें स्मॉल सैंपल का निकालना है। वी हैव टू टेक इट आउट फॉर द होल जो भी उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है? तो यू विल यूजिंग दिस 100 cm³, हमें पूरे में ढूंढना है। So the concentration of solution is worked out to be this, and we want to find it out in the whole 100 cm³ of the solution. तो स्मॉल सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन होगी और बिग सैंपल पूरे 100 cm³ की कॉन्सेंट्रेशन यही होगी। यू कैन वर्क आउट द मोल्स के वो मोल्स क्या आ रहे हैं? आई बिलीव दे विल वर्क आउट टू बी 20 power -4 into 100 into 20 power -3, 2.5 into 10 की पावर -5 आ रहे हैं। एंड वी कैन वर्क आउट दी मास। मास क्या होता है? मोल्स इंटू mr होता है, यानी 2.5 into 10 की पावर -4 एंड दैट इंटू 54.9 into 54.9, that is coming out to be 4.37 into 10 की पावर -3 if I am not wrong। नहीं कुछ गलती हुई है। Have I done this correctly? अच्छा 1.37 है, बाय बाय, अंधा हो गया हूं मैं। 1.37 into 10 power -3 है। मूविंग ऑनवर्ड्स, एक आखिरी सवाल है। The steel sample that the chemist used has a mass of this much. Use the mass of manganese you calculate F2 to calculate the percentage of manganese that by mass represented in the steel sample. तो हमने percentage by mass निकालनी है। 1.37 into 10 3, 1.37 into 10 की power -3. This was the manganese. This is the total multiplied by 100 to find out the percentage of manganese in the sample. So 1.209 into 100, आंसर क्या आ रहा है? 0.1135, which is ridiculously small. हम इसको 3 significant दे देते हैं। 0.113% is the percentage of manganese in the sample. Last question for today.
Another way of analyzing the manganese content of the steel sample is by titration. The steel sample is prepared in the same way as previously. 0.114 नहीं होना चाहिए था, 0.114 आ रहा है, मैंने एक्चुअली वही वैल्यू इस्तेमाल करी। एक सेकेंड, 1.37 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 1.209 इंटू 100। मेरे पास तो 0.113 आ रहा है भाई, नहीं मेरे पास 0.113333 आ 331679, आई एम गेटिंग 0.1133। ठीक है। Another way of analyzing the manganese content of the steel sample is by titration. The steel sample is prepared in the same way as previously. It is dissolved in acid and then oxidized by using a very strong oxidizing agent. The MnO4 minus aqueous ions produced are titrated with a solution of iron 2 ions. The equation for this reaction is shown. Explain why it is essential to remove the strong oxidizing agent used to prepare the solution of steel sample before carrying out the titration. तो अगर हम redox titration कर रहे हैं, so why is it important to remove the strong oxidizing agent before we react with iron aqueous ions? अगर हम iron aqueous ions से titration कर रहे हैं इसकी, तो हमें KMnO4 जो हमने strong oxidizing agent इस्तेमाल किया है उसको हटाने की जरूरत क्या है? What's the reason that you want to remove it? Any idea? भाई अगर strong oxidizing agent तुम्हारा रह गया, पहले से ही तुम्हारे solution में है, तो Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा। Fe2+ तो चाहिए ही रहे कि हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब वो बजाय तुम्हारे MnO4 माइनस की होने की वजह से, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो होंगे। इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस एंड दैट्स गोइंग टू कॉज an erroneous result. So what we want is that we don't want any oxidation due to the strong oxidizing agent. We only need oxidation due to MnO4 minus. ठीक है? So it is very very essential that you remove them beforehand, वरना Fe2+ Fe3+ बन जाएगा due to the strong oxidizing agent. ठीक है, यहां पे ये सवाल कंप्लीट होता है। वापस से बता दें भाई, वापस से क्या है बेसिकली, देखो मरियम उन्होंने ये सैंपल कैसे प्रिपेयर किया था, उन्होंने किसी चीज में क्या किया है, उन्होंने स्टील में क्या करा, दे पुट स्टील इन एसिड और फिर एसिड में डाल के उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। जब इन्होंने उसको ऑक्सीडाइज किया ना मरियम, तो यू गॉट MnO4 माइनस आयंस। ठीक है, ऑब्वियसली मरियम उसमें पीछे जो बची हुई चीजें होंगी वो स्टील भी होगा, एसिड भी होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, बिकॉज एक्सेस में डाले होंगे। सो दीज मस्ट बी स्टिल इन द सॉल्यूशन बिहाइंड। अब मसला क्या है मरियम, तुम इसकी टाइट्रेशन करना चाह रही हो विद Fe2+ आयंस। अब अगर तो मरियम तुम यहां से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हटाती, तो मसला क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे इसको Fe2+ का Fe3+ में कर रहा होगा, सिर्फ MnO4 माइनस इन्वॉल्व नहीं होगा इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? सो देयर विल बी अनदर थिंग दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग इट, और उसकी वजह से मसले आ सकते हैं। सो वी जस्ट वांट कि दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खत्म हो जाए, सिर्फ हमारा MnO4 माइनस रहे सॉल्यूशन में, और उसकी वजह से क्योंकि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, वी आर नॉट वांटिंग टू फाइंड एनीथिंग विद रिलेशन टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी यूज्ड टू प्रिपेयर द सैंपल। ठीक है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें इससे सरोकार है। ठीक है मरियम?